राम राम सा आपका गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उसको प्रिपेयर किया जा सकता है और प्रिपेयर करने के बाद उसको किस तरीके से जो है बेसिक से एडवांस की तरफ जो है वो ले जाया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर प्राप्त कर पाएँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने चाहे हिंदी साहित्य में एमए कर रखा हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी डिग्री भी ले रखी है, तो आपको विकास देवी कृति का जो कोर्स है या फिर जो उनके नोट्स हैं वो जरूर जरूर देखने चाहिए। वो क्योंकि वो आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस ही करेंगे, नॉलेज को जो घटाएंगे नहीं। और जो उनकी अप्रोच है यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसका मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में कोई दूसरा जो है ऑप्शन भी है। तो अब अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के पेपर्स को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर किस तरीके से इसको आपको कवर करना चाहिए या फिर किस तरीके से विकास देवी कृति आपको कवर करवाएंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर अब समझते हैं। तो जो हिंदी साहित्य आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 500 नंबर का जो है आपका टोटल होगा। जीएस जो है 1000 नंबर का होता है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके 500 नंबर का होता है। तो हिंदी साहित्य में जो है टोटल आपके दो पेपर होंगे। जीएस में 4 पेपर होते हैं। तो इसमें जो दो पेपर होंगे, उस एक पहले पेपर को हम कह सकते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है यहाँ पर। तो जो जब दो पेपर हैं, इन दोनों पेपर में जो है दो दो खंड है। पहले खंड को हम कहते हैं के खंड और यहाँ पर भी के खंड एक, और जो दूसरा खंड है उसको हम कहते हैं खे खंड। ये आप ध्यान रखें, के खंड और खे खंड। जो के खंड है उसको यहाँ पर कहा जाता है भाषा खंड। जो फर्स्ट पेपर है वो है भाषा खंड, यानी कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ भाषा का अध्ययन किया जाएगा कि किस दौर में जो है किस तरह की भाषा रही थी। क्योंकि हिंदी आज के दौर में एकदम से तो आई नहीं थी। हिंदी से पहले जो है वो पुरानी हिंदी थी, उसके बाद में जो ब्रज अवधि का जो उद्भव हुआ था, और उसके बाद में जो है आज की हिंदी जो है वो निकल कर आई है। और उनसे भी पहले जो है वो अभ्रंश रही है, अवट रही है, या फिर प्राकृत रही है, पाली रही है। उन सब का इतिहास जो है यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और जो खे खंड है या फिर मेरे को जो खे पाठ है उसमें जो आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखें आप। ये इसको हम कहते हैं इतिहास खंड। इतिहास खंड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़वाया जाएगा, बल्कि हिंदी साहित्य जिस जिस दौर में लिखा गया है उसका क्या इतिहास रहा है उसको पढ़ा जाएगा। जैसे कि भक्ति काल है तो भक्ति काल में किस तरह का साहित्य लिखा गया था उसकी यहाँ पर जो चर्चा होगी। और जो आपका सेकंड पेपर है उसमें जो है जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं पद्य खंड, यानी कि यहाँ पर कविताएं वगैरह होंगी। टोटल शायद 12 के आसपास जो है वो कवि हैं इसमें। और जो खे पार्ट है उसको हम कहते हैं गद्य खंड। ये ध्यान रखें, इसको हम कहते हैं गद्य खंड। और जो सभी पेपर हैं, दोनों पेपर जो है प्रत्येक पेपर की जो मार्किंग है वो 150 मार्क्स की होती है। ये ध्यान रखें, तब जाकर जो है वो पूरे 500 नंबर हो जाते हैं आपके। और दोनों पेपर में जो है 8-8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखें आप। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरीके से जीएस में जो सारे के सारे आपको सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, कोई वहां पर ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ऑप्शनल में जो है आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं प्रत्येक पेपर में से। लेकिन 5 सवाल में से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। जैसे कि 5 सवालों में से जो पहला सवाल और जो 5वां क्वेश्चन होता है आपका, है ना, ये जो इनमें जो है सेक्शन बने हुए होते हैं पहले और 5वें में, और प्रत्येक में 5-5 सवाल होते हैं। तो इनको जो है करना कंपलसरी होता है आपके लिए। टोटल जो 100 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर सेम चीज है कि जो पहला क्वेश्चन है और प्लस जो 5वां क्वेश्चन है वो आपके लिए करना क्या कंपलसरी है। और ये जो पहला और 5वां सवाल आते हैं वो दोनों यहाँ पर व्याख्याएं होती है। टोटल 10 व्याख्याएं होती है, वो सारी सारी व्याख्याएं आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी 10 सवाल होते हैं। 5 सवाल भाषा खंड के होंगे और 5 सवाल इतिहास खंड के होंगे। उन दोनों पांचों जो यानी 5-5 जो टोटल सवाल 10 सवाल होते हैं 10-10 नंबर के होंगे, वो सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप 8 में से 3 सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों खंड है, दोनों खंडों में से दो दो जो सवाल है आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर मेरे को कंपलसरी है। एक सवाल जो एक्स्ट्रा 5वां सवाल है वो आप किन्हीं दो खंडों में से जो एक सवाल जो है चुन सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें आप भूल से भी कि एक ही खंड से सारे सारे सवाल अटेम्प्ट करके आ गए और फिर कह दिया कि मैंने तो 5 के 5 सवाल अटेम्प्ट कर दिए। कई सारे ऐसे यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं जो कि एक साल पहले जो टॉपर बन गए होते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस नासमंजी के कारण जो है वो पीछे रह जाते हैं। और फिर जो उनके 50 नंबर का सीधा नुकसान हो जाता है हर पेपर में, और दोनों पेपर को मिलाओगे 100 नंबर का नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो है उन्हें बाद में जो अटेम्प्ट देना पड़ा और बाद में ही जाकर जो है वो टॉपर बने। और हो सकता है कि किसी का अटेम्प्ट भी खत्म हो गया उसके कारण। ये भी आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और ये जो है हमने देख लिया कि टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से अटेम्प्ट करने और कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इसके सिलेबस को किस प्रकार कवर किया जाए। सिलेबस को कवर करना है तो विकास देवीकृति जी ने जो आपको प्लानिंग बताई है अपने क्लासरूम में, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। अब किस तरीके से बेस्ट है कि जो आपका सबसे पहले आपको वो क्या करवाएंगे, सबसे पहले आपको वो करवाएंगे गद्य खंड। अब गद्य खंड क्यों करवाया जा रहा है, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड है अपने आप में पूरी तरीके से लिंक हो रखे हैं।
इनमें से जो पेपर फर्स्ट है उसको तैयार करना सबसे आसान है और पेपर सेकंड को तैयार करना सबसे मुश्किल है। लेकिन पेपर फर्स्ट आपका तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कि आपका पेपर जो सेकंड है वो तैयार नहीं हो चुका है। इसीलिए वहां पर विकास दिव्यकीर्ति आपको सबसे पहले पेपर जो सेकंड है उसको तैयार करवाएंगे, और जब पेपर सेकंड तैयार हो जाएगा तो पेपर जो फर्स्ट है उसका आधा से ज्यादा पार्ट जो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा पेपर सेकंड के साथ साथ ही। लेकिन पेपर सेकंड को तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं। उन सारी रचनाओं को आपको पढ़ना भी पड़ेगा, व्याख्याओं की नजरिए से भी देखना पड़ेगा, और आंसर कैसे लिख सकते हैं उनके नजरिए से भी देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको वो सबसे पहले जो पेपर सेकंड है उसकी शुरुआत करवाएंगे, और उसमें भी गद्यखंड की वो बात करेंगे। गद्यखंड क्योंकि हम कहानियां वगैरह जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उनको पढ़ना जो बड़ा आसान होता है, इसीलिए गद्यखंड से शुरुआत होगी। और गद्यखंड में जो है शुरुआत वो जो है कहानियों के माध्यम से करेंगे। कहानियों के बाद उपन्यास के तरफ बढ़ेंगे, फिर नाटकों की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा गैप लेंगे, क्योंकि उसमें जो कुछ पार्ट हैं वो निबंध वगैरह के हैं, और निबंध वगैरह को जो है सबसे वो लास्ट में करवाते हैं। तो ये गद्यखंड के जो 3 पार्ट है वो तो शुरू में करवा देंगे, वो कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया। तो इनमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको जो रचनाएं है ना इस गद्यखंड में, वो रचनाएं सारी की सारी आपको पढ़ के जाना है, ये चीज आप ध्यान रख लें। जैसे वो सबसे पहले कहानी पढ़ाएंगे आपको, वो सबसे उपन्यास पढ़ाएंगे, या फिर मैं कहूँ नाटक पढ़ाएंगे, तो कला से पहले आपके पास कहानियां पढ़ी हुई होनी चाहिए, उपन्यास पढ़ा हुआ होना चाहिए, और नाटक पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आप कहानी उपन्यास नाटक नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप जो है खुद अपना जो नुकसान करवा सकते हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। और बिना कहानी, बिना उपन्यास, बिना नाटक पढ़े जो है जो रचनाओं को जो है व्याख्याओं में जो है पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस चीज को आप जरूर जरूर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज है कि जो रचनाएं हैं इनमें मैं कुछ रचनाएं बता देता हूं कि जहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पढ़ने में। एक तो मेलांचल है, और एक आपका जो स्कंदगुप्त नाटक है, वहीं पर आपको इन गद्यखंड में जो 2 ही रचनाओं में पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आएगी। या फिर इसके निबंध पाठ में जो है शुक्ल जी की जो रचना 2 निबंध है, एक कविता क्या है या फिर शरद और भक्ति है, उनकी जो भाषा है बहुत ही ज्यादा टफ है, तो है ना, उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बाकी किसी भी रचना में आपको जो पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए रचनाएं आपको सारी सारी पढ़नी है, और रचनाएं पढ़नी है, और साथ साथ में जो विकास दिव्यकीर्ति जी जो है जो भी वहां पर आपको नोट्स दे रहे हैं वो सारे सारे जो है नोट्स आप जो है वो कवर करें ही करें। और गद्यखंड को जो है वो करवाने के बाद आपके पास जो है वो आता है पद्यखंड। तो जो पद्यखंड है उसमें जो है सारी सारी रचनाएं आपको पढ़नी है, लेकिन सवाल उठता है कि पद्यखंड में सारी सारी रचनाएं पढ़े कैसे। जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं वो तो सारी सारी पढ़नी है। जैसे आधुनिक काल की जो आपकी रचनाएं हैं वो शुरू होती है आपके मैथिली शरण गुप्त से। तो मैथिली गुप्त से लेकर जो नागार्जुन तक की रचनाएं अगर आप सिलेबस को देखोगे तो जैसे मैथिली गुप्त के बाद जयशंकर प्रसाद है, त्रिपाठी जी है ना, निराला जी है, दिनकर है, अज्ञे है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है। आधुनिक काल की सारी रचनाएं आपको पढ़ के जानी है, एक भी लाइन उसमें से नहीं छोड़नी है। कबीर जो है, कबीर की रचनाएं आपको सारी देखनी, 100 के 100 आपको दोहे देखने पड़ेंगे, तभी जो है आपके जो है वो नंबर आ सकते हैं। नहीं तो दोहे अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो उसके भावार्थ वगैरह कुछ नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि कबीर है, कबीर की भी जो आपको सारी सारी जो है दोहे पढ़ने। सूरदास है, सूरदास में भी आप जरूर देखें अगर आपको टाइम मिल रहा है तो, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि ये कहां से पूछा गया और कहां से नहीं पूछा गया है। तुलसीदास है, तुलसीदास में सुंदरकांड एक बार आप जरूर देखें पूरा का पूरा, और सुंदरकांड अगर देख लोगे तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर सुंदरकांड से नहीं है तो कवितावली से उनकी रचना होगी। कवितावली को पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने भी खुद कभी जो है वो पढ़ी नहीं है सुंदरकांड, लेकिन मैंने जरूर पढ़ा है। जायसी का जो पद्मावत है उसमें आप अनुवाद तो जो जरूर जरूर देखें, और एक बार रचना को भी जो है जरूर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जो वीर्य के जो भाव है ना, वीर्य के भाव जो कबीर में भी दिखते हैं, जायसी में भी दिखते हैं, सूरदास के जो पद हैं उनमें भी दिखते हैं। और वीर्य के भावों में अगर आपने सटीक जो है जायसी की रचना को नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि कबीरदास की है या फिर पद्मावत की है या फिर सूरदास जी की जो रचना भरमीर गीत सारे वहां से लिखी है। इसलिए यहाँ पर भी जो है जितनी रचनाएं आप पढ़ सकते हो उतनी जरूर जरूर रचना पढ़ें। और जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी की जो रचनाएं हैं, आपका जो बिहारी सत्सई उसके जो 100 दोहे हैं वो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। सबसे मुश्किल काम है बिहारी की जो रचनाओं को पढ़ना या फिर उनके दोहों को पढ़ना, लेकिन उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो चीजें आपके जो है माइंड में बैठ पाएगी। तो ये आपने रचनाएं पढ़ ली, और रचनाएं जो है पढ़ने के साथ साथ जो है जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे वो उन्हीं को जो है उसी वक्त पढ़ लेना है, और बार बार जो उसको रिवाइज करना है। और इस तरीके से आपके जो खंड के होगा या फिर मैं कहूँ कि खे होगा वो दोनों जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आप एक चीज ये जरूर ध्यान रखें कि जब खंड यहाँ पर खे करवाया जा रहा है गद्य खंड, इस गद्य खंड के साथ जो है आपका जो ये इतिहास खंड है ये भी लिंक हो रखा है। किस तरीके से लिंक हो रखा है कि जब यहां पर आपको कहानियां पढ़ी जाएगी ना, इन कहानियों के साथ जो है आपकी कहानियों का इतिहास रहा है ना, तो कहानियों का इतिहास आपके यहाँ पर साथ में तैयार हो जाएगा। आपको मान लो कि प्रेमचंद की कहानियां पढ़वाएगी तो यहाँ पर साथ साथ में इतिहास खंड का भी पार्ट आ जाएगा कि कहानियों का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ पर पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट जो है पैरेलल चलेंगे, इतिहास खंड, भाषा खंड बाद में होगा पूरा का पूरा, लेकिन इतिहास खंड जो पैरेलल चल जाएगा। ऐसे ही जो गद्य खंड है, गद्य खंड में जो आपको अगर उपन्यास पढ़ाया जाएगा तो उपन्यास के साथ साथ जो है आपके जो पेपर फर्स्ट का जो इतिहास खंड है वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपको उपन्यास पढ़ जो है सिर्फ प्रेमचंद की उपन्यास क्यों, सिर्फ जो रेणु जी की उपन्यास क्यों पढ़वाए जाएंगे, आपको दूसरी जो उपन्यास की क्या कि इतिहास की धारा रही है, कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं,
किस किस ने उपन्यास लिखे हैं, किस किस तरह के लिखे गए हैं, वो भी साथ में आपके पेपर सेकंड के साथ साथ में फर्स्ट भी जो है वो तैयार हो जाएगा। और नाटक होंगे वैसे नाटक का भी जो है वो सब चीज़ें तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही मैं कहूँगी जो पद्य रचनाएं, जितने भी पद्य की जो सेकंड पेपर से चीजें करवाई जाएगी, उसके साथ साथ जो आपके इतिहास खंड में जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी साथ साथ में करवा दिया जाएगा। यानी कि पेपर सेकंड जो है वो जब चलेगा, उसके साथ साथ जो पेपर फर्स्ट है उसका जो सेकंड पार्ट है इतिहास खंड, वो आपके पैरेलली साथ साथ में चलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पेपर सेकंड को तैयार करना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब पेपर सेकंड तैयार हो जाएगा तो पेपर फर्स्ट के जो पार्ट होंगे वो आपके साथ साथ जो है तैयार होते जाएंगे। इसीलिए जब पेपर सेकंड को जब विकास देवी करते आपको पढ़वाएंगे, तब साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर फर्स्ट भी जो है लगातार पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट पूरा होता जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब यहां तक आके जो है पेपर सेकंड मान लो कि पूरा हो गया, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि पद्य खंड और गद्य खंड में से किसको इंपॉर्टेंस दी जाए एग्जाम में, क्योंकि सवाल तो 8 पूछे जाएंगे और 8 में से 5 सवाल आपको अटेम्प्ट करने, और 5 में से 2-2 सवाल तो हम किसी में से अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे पद्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, लेकिन बाद में एक सवाल किसका जो अटेम्प्ट किया जाए। तो मेरे हिसाब से वहां पर आपको पद्य खंड को जो है वरीयता देनी चाहिए। क्यों वरीयता देनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कविताएं लिखना बड़ा आसान है, जबकि गद्य खंड में जो है जो सवाल आते हैं थोड़े से जो है वहां पर लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी एक दो सारी जो पंक्तियां हैं वो सारी याद रखनी पड़ती है। लेकिन पद्य खंड में जो कविताएं रखना याद रखना थोड़ा सा जो है वो ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर अगर आप 150 में से 150 नंबर के जो अगर आप सवाल अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पर शौक के करते हैं, तो शायद वो ज्यादा बेटर प्लानिंग है। और इसीलिए आप पद्य खंड पर जो है एग्जाम के दौरान जो है सबसे ज्यादा फोकस करें, गद्य से भी ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्य को जो है इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि पद्य की जो सवाल पूछे हैं कभी आगे जाकर इतने टफ पूछ लिए जाएं कि गद्य खंड से जो 3 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ जाएं, तो भी उस चीज के लिए आपको जो है जरूर जरूर तैयार रहना है। और जब ये अगर आपको प्लानिंग यहां तक पता लग गई है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो साथ साथ में एक चीज आप ये भी ध्यान रखें, जब विकास देवी कृति आपको वहां पर पढ़ाएंगे तो आपको रचनाएं तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ साथ में आपको एक डायरी भी डालनी है। और उस डायरी में जितनी भी रचनाएं पढ़ाई जा रही है, जैसे कि सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियां पढ़वाई जा रही है या फिर प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़वाया जा रहा है, तो उस डायरी में आपको सारे के सारे जो कोटेशन है, जो भी उपन्यास में मान लो कि कोई रचना के जो पॉइंट होते हैं कि यहाँ पर जो है होरी ने ये बात कही थी या गोबर ने ये बात कही थी, उनको सारी सारी आपको डायरी में लिखना है। अगर डायरी में नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा। रोजाना आपको आधा और 1 घंटा उसको डायरी को देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उनको जो है याद कर सकते हैं। डायरी जरूर जरूर बनानी है। सीधा विकास देवी कृति के नोट्स से आपको वो जो कोटेशन वगैरह होंगे वो याद नहीं होंगे। और उन कोटेशन में जो है आपके जो विचारक रहे उनके भी आप जरूर जरूर नाम लिखें, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, उनको भी आप जरूर जरूर कोट करें। और एक चीज जो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कहीं कहीं जो है आपको वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि विकास देवी के नोट्स में कहीं जो किताबें कुछ गायब है, लेकिन आप जो खुद खुद कुछ किताबें जो आप नेट से जो सर्च करके जो है वो खुद लिख सकते हैं। जैसे कि मोहन राकेश पर जो है किताब लिखी गई है कि आधुनिक हिंदी नाटक का कुछ मसीहा नाम से ऐसी कुछ किताब लिखी गई है, तो वो आपको जो है नेट से जो सर्च करके जो लिख सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि इस उपन्यास में या इस रचना में जो है विकास देवी कृति ने किसी एक महान विचारक की जो किताब का जिक्र नहीं किया है, तो उसको आप जो है सर्च करके कहीं से भी सर्च कर लोगे, जो आपको जो है वो चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ तक जो है आपका पेपर जो फर्स्ट है के जो पेपर सेकंड है उसका के पार्ट और खे पार्ट जो पूरा हो जाएगा। और इतिहास खंड है, उस इतिहास खंड में से जो है आपके उपन्यास नाटक कहानियां ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में जो है वो आपके आलोचना के पार्ट पर आएंगे, विकास देवी कृति या फिर निबंध के पार्ट पर आएंगे, और दोनों को जो है वो साथ में करवा देंगे। और इसी का जो पार्ट खंड खे है, इसमें आपके जो है वो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं भी होंगी, वो सिर्फ 3 से 4 पेज की होगी, उसको भी जो है वो 1-2 दिन में जो है वो कवर करवा देंगे आपके। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपके जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो के पार्ट बचता है, और पूरे पूरे पेपर में से वो है भाषाखंड। और भाषाखंड सबसे आसान पार्ट है, मेरे हिसाब से सबसे आसान पार्ट है। शुरू में जरूर जरूर दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत की चीजें याद नहीं हो रही या फिर जो है, और वो मेरे हिसाब से याद नहीं होने वाली चीजें जो मुश्किल से 40-50 पेज की है, बाकी चीजें नहीं है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विकास देवी कृति की जो इसमें सिर्फ और सिर्फ 150 पेज की एक नोटबुक है। अगर आप उस चीज को अगर 150 पेज बार बार रिवाइज कर लेते हो, तो इससे आसान कोई पार्ट जो है वो तैयार करना शायद किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने 150 पेज हैं, अगर आप इतने पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है। प्लस विकास देवी कृति आपको क्लास में जो है अपनी नोटबुक जो होगी वहां पर आपकी उसमें भी लिखवाएंगे। तो भाषाखंड में आप नोटबुक के जो सवाल हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि कई सारे जो है यहाँ पर इस 150 पेज की जो आपके जो किताब होगी उसमें कई सारी चीजें कवर करने की हुई होगी। जैसे कि हिंदी विश्व जो सम्मेलन वगैरह जो होते हैं उनके वहां पर इतनी चीजें नहीं होगी डिटेल में, तो यहाँ से आप नोटबुक में जो लिखवाएंगे वहां से चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि यार मैं नोटबुक में टाइम ही नहीं मिल रहा, तो अगर आप 150 पेज भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पूरा पूरा भाषाखंड आप कवर कर लेंगे। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कोई भी जो है वो कोई भी पार्ट हो नहीं सकता किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इतना आसान है इस चीज को जो है तैयार करना। तो इस तरीके से जो है आपके पूरा का पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि अब सवाल उठता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। आप अपनी नेचर के अकॉर्डिंग देखें,
कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। मैंने क्या किया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स उस तरीके से नहीं बनाए थे जिस तरीके से बच्चे बनाते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है, जैसे कि अगर गद्य खंड विकास विकृति पढ़ा रहे हैं या फिर पद्य खंड पढ़वा रहे हैं, तो जो भी वो संवेदना वगैरह लिखवा रहे हैं ना, जो डायरी थी, मैंने उस डायरी में जो संवेदना के जो सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य पार्ट होते हैं ना, जैसे कि महाभोज उपन्यास पढ़वा रहे हैं, और उसमें जैसे कि पहला पार्ट है कि जो मनु भंडारी है उनका जो है अपने जो परिवेश है उसके प्रति जो है वो क्या प्रतिबद्धता है, तो मैं एक पॉइंट लिख देता था उस डायरी में, फर्स्ट पॉइंट संवेदना हेडिंग डाल के कि परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होता था। अब ये मेरा एक नोट्स का पार्ट हो गया, और उसके नीचे जो है मैं उनका जो कथन लिख देता था ऐसे ये डायरी में। और दूसरा मैं ऐसे लिख देता था कि भाई सामाजिक विकृति मान लीजिए संवेदना का दूसरा पार्ट है, तो ये मेरे एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी हो गया, प्लस मेरे जो कोटेशन है, जो एग्जाम्पल है वो साथ साथ में कवर हो गए। सामाजिक विकृति है तो यहाँ पर जो है मैंने जो उपन्यास है महाभोज उसके जो है कोटेशन यहाँ पर लिख दिए कि क्या क्या और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर हेडिंग के माध्यम से मेरे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गए और एग्जाम्पल यहाँ पर साथ साथ में तैयार हो रहे हैं उसी डायरी में। तो इस तरीके से जो आपको जो है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इस पूरी प्लानिंग के साथ जो है आप बेसिक से जो है वो एडवांस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में गलतफहमी ना बैठा लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ये जो छोटा है, छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटा तब हो सकता था जब रचनाएं पढ़नी नहीं होती, क्योंकि जब रचनाएं पढ़नी होती तो बहुत बड़ा हो जाता है। और रचनाएं बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर रचनाएं इग्नोर कर दी तो व्याख्याएं जो है पहचान पाना आपके मुझ 7 व्याख्याएं भी नहीं पहचान पाओगे अगर रचनाएं अगर छोड़ दी तो उसी इसी पूरी प्लानिंग के साथ आप वहां पर जाएं और पूरे के पूरे जो ऑप्शन सब्जेक्ट को इसके माध्यम से अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं 250 जो है आसानी से इसमें लाए जा सकते हैं, अभी के मामले में भी लाए जा सकते हैं 250 आराम से। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें और अच्छे से पूरा पढ़ें, बार बार इसको जो है रिवाइज करें। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पर जरूर जरूर करें। वहां पर आपको जो है वो डेली प्रैक्टिस शीट भी वगैरह दी जाएगी, तो उसको जो है आप वहां पर जो है जरूर जरूर लिखें। और एक बार फिर मेरी तरफ से राम राम साहब।